हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए आज मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 7 लेके आया हूं। ये जो डिटेल कोर्स मैं आपको यहाँ पे कराया हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग का, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट 7 होने वाला बच्चों। तो ये जो पार्ट है डायरेक्ट वे में जेईई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ टर्म्स है, उसके बाद कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ये पार्ट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बहुत सारे जेईई के जो क्वेश्चंस है ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इस सेशन के बाद आपसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका क्वेश्चंस रुकने वाला है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सबसे पहला वर्ड, जो सबसे मैथमेटिकल रीजनिंग का एक फेमस वर्ड है और सबको कंफ्यूजन रहता है कि ये टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है सर, इसका मीनिंग बताइए थोड़ा सा। टोटोलॉजी मीन्स क्या? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बहुत ही एक सिंपल सा वर्ड है और जिसका मीनिंग मैं यहाँ पे आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझाने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास टोटोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। ए स्टेटमेंट इज सेड टू बी ए टोटोलॉजी। ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो सकता है, कोई भी एक स्टेटमेंट टोटोलॉजी नहीं भी हो सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी होता है, हमें इस बातों पे फोकस करना है बच्चों। तो यहां पे देखिए, ए स्टेटमेंट इज सेड टू बी ए टोटोलॉजी इफ इट इज ट्रू। यहां पे क्या मेंशन करा गया है? ट्रू फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। मतलब मैं ये बोलने वाला हूं कोई भी एक स्टेटमेंट, मतलब आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो सकता है। कब? जब उसके ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटी जो है सभी के सभी ट्रू हो जाए। दैट इज, आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट का जब हम ट्रूथ टेबल कंप्लीट करते हैं तो उस ट्रूथ टेबल के कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है, लास्ट वाला जो कॉलम है, वो सभी के सभी क्या हो जाए? वो सभी के सभी आपका ट्रू हो जाए। सभी के सभी ट्रू हो जाने से क्या मीनिंग होता है कि यदि किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का आपने ट्रूथ टेबल कंप्लीट करा और उसका लास्ट कॉलम जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यदि उसके सारे रिजल्ट्स ट्रू 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 आया है, तो आप ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट था ये कैसा है? टोटोलॉजी स्टेटमेंट है। टोटोलॉजी का मीनिंग बस इतना छोटा सा बात है बच्चों। अब यहां पे देखिए कि मतलब यहां पे वही बोला मैं, ए स्टेटमेंट इज सेड टू बी ए टोटोलॉजी, ठीक है, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज एंड मतलब दैट इज इट्स ट्रूथ वैल्यूज इज टी। मतलब सारे वैल्यूज कितने हो जाए? टी हो जाए। अब इसको टी से डिनोट करते हैं, सही बात है। जैसे मैं आपके सामने कि आपके पास एक ट्रूथ टेबल, एक छोटा सा ट्रूथ टेबल रख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपके पास ये कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, आपके पास P और नेगेशन ऑफ P। बच्चों आपको पता है P के बारे में, आपके पास एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, नेगेशन P का मतलब आपके पास नेगेशन स्टेटमेंट है। आपके पास यहाँ पे और का सिंबल है, यहाँ पे और लिखा हुआ है। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं ट्रूथ टेबल। देखिएगा आपके पास फर्स्टली क्या है? P, उसके बाद मैं यहां पे क्या लेता हूं? नेगेशन ऑफ P। सही है बच्चों। अब देखो यहां पे कि P और नेगेशन ऑफ P के बारे में बात कर लेते हैं अपन। यहां पे देखिए कि मैं यहां पे आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट कितना? ओनली वन है। तो आप क्या बोलेंगे? इसमें वन ट्रू लूंगा और वन फॉल्स लूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है सर। यहां पे नेगेशन P का मतलब होता है ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए अब यहां पे मुझे बताओ कि यदि मैं ये P और नेगेशन ऑफ P में यदि और का बात करता हूं तो क्या होने वाला है? और का मीनिंग होता है बच्चों, और का मीनिंग ये होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू माना जाए होता है तो ट्रू माना जाता है। तो यहां पे देखिए ये ट्रू ये फॉल्स, तो क्या बोलोगे? इसको ट्रू बोलोगे। यहां पे फॉल्स, यहां पे ट्रू, तो क्या बोलोगे बच्चों? आप यहां पे यदि दोनों एक ट्रू एक फॉल्स है तो आप यहां पे ट्रू बोलते हैं। आपके पास एक फॉल्स एक ट्रू है तो यहां पे भी ट्रू बोलते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक स्टेटमेंट था यहां पे, ठीक है, इसका मैं ये कॉलम देख रहा हूं, ये कॉलम में आपके पास एलिमेंट तो दो ही है लेकिन दोनों के दोनों क्या है? ट्रू है। तो यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका जो लास्ट कॉलम है, तो ये लास्ट कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ट्रू से रिप्रेजेंट करा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि ये हमारा जो है एक टोटोलॉजी स्टेटमेंट हो गया। तो ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पे भी observe that last column of truth table must be
ट्रू, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, ट्रू हो जाने चाहिए, ऑलवेज ट्रू हो जाने चाहिए। तो आप इस तरह का यदि बात आता है तो वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा होता है, टोटोलॉजी स्टेटमेंट होता है। बच्चों आपको समझ में लग रहा होगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत अभी तक मैं ये बोल सकता हूँ 10 से 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ओनली फॉर ये टोटोलॉजी वर्ड से आ चुका है। तो आप यदि टोटोलॉजी का मीनिंग समझ लेते हैं, क्वेश्चंस करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं। आपको यदि एक्चुअल मीनिंग पता होता है ना तो क्वेश्चंस में आप कर ही लोगे। बाकी और भी टर्म्स आपके इन्वॉल्व होंगे क्वेश्चंस में, लेकिन यदि टोटोलॉजी वर्ड आता है तो आप उसको बहुत इजीली वे में कर पाएंगे। इसका मीनिंग बस इतना था दोस्तों। देखिए कि जब भी हमारे किसी एक कॉलम के सारे ट्रू हो जाए तो हम उस तरह के स्टेटमेंट को, उस तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट को टोटोलॉजी स्टेटमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो ये आप सबसे पहले एक बार नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद आपको अगला स्टेटमेंट फॉल्सी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी देखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो पहले बच्चों इसको एक बार नोट करिए आप। हाँ बच्चों देखिए कि हम फॉल्सी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका मीनिंग होता है कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शंस का क्या मीनिंग होता है या फॉल्सी का क्या मीनिंग होता है ये समझाता हूं मैं आपको। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आपके पास कोई स्टेटमेंट दे देगा, कंपाउंड स्टेटमेंट, आपको बोलेगा कि ये फॉल्सी है, मतलब आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से कौन सा फॉल्सी है, कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा कंट्राडिक्शंस है, ऐसे वर्ड आते रहते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके बारे में समझते बच्चों। देखिए दिस इज स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स। आपके पास ये क्या है कि यहां पर फॉल्स के बात बोला है। फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज, आपके पास जो ट्रूथ वैल्यूज होती है, मतलब आपके पास जो लास्ट कॉलम होता है, उस कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स या ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स कैसा होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। यदि सभी के सभी फॉल्स है तो उसको फॉल्सी या कंट्राडिक्शन बोला जाता है, और सभी के सभी ट्रू होने पे टोटोलॉजी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो ही बात है आपके पास, फॉल्सी और आपके पास टोटोलॉजी। फॉल्सी मीन्स सारे एलिमेंट फॉल्स होने चाहिए, टोटोलॉजी मीन्स सारे एलिमेंट ट्रू होना चाहिए, बस इतना सा बात है। और इसको आप डिनोट करते हैं, कभी आप एफ से लिख रहे होते हैं, मतलब फॉल्स ऐसे भी क्लियर है, और आपके पास सी से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, कंट्राडिक्शंस ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप फेमस वर्ड यही है कि आप एफ से लिखो। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट लिया, ये कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल से समझते हैं। तो आपके पास क्या है, पी एंड नेगेशन ऑफ पी के बारे में पूछा गया है कि इसका ट्रूथ टेबल मुझे बना के दिखाइए बच्चों। यहाँ पे आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, क्या हो सकता है इसका ट्रूथ टेबल। आपके पास पी है, नेगेशन ऑफ पी है, ठीक है, और यहाँ पे पी एंड नेगेशन ऑफ पी है। बताओ बच्चों क्या होगा इसका ट्रूथ टेबल। यदि आपने यहाँ पे ट्रू लिया तो एक फॉल्स ले लो, फिर यहाँ पे आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे कि यदि एक आपके पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है, एंड में क्या होता है, यदि बच्चों दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स माना जाता है। तो यहाँ पे कि आपके पास दोनों ट्रू होने से ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो एक ट्रू एक फॉल्स होने से क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। एक फॉल्स एक ट्रू होने से क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो आपके पास लास्ट कॉलम है, इसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स क्या है, हमारा फॉल्स है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक फॉल्सी स्टेटमेंट है? बिल्कुल बोल सकते थे। तो आप यहां पे बोल सकते थे कि वी ऑब्जर्व दैट लास्ट कॉलम इज ऑलवेज फॉल्स। सो आपके पास ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, फॉल्सी हो जाएगा, फॉल्सी स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये फॉल्सी स्टेटमेंट हो जाएगा। कोई भी आप जरूरी नहीं कि ये वाला, ये तो बहुत ही सिंपल सा बात बोला मैं कि आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, एक बड़ा सा कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा। यदि उस कंपाउंड स्टेटमेंट का आप ट्रूथ टेबल कंप्लीट करते हैं, ट्रूथ टेबल कंप्लीट करने के बाद यदि लास्ट कॉलम आपको ये जिसके बारे में आपसे पूछा गया वो वाला कॉलम आपका, यदि सारे उसके कंपोनेंट्स फॉल्स होते हैं तो वो फॉल्स ही होता है, और यदि सभी के सभी ट्रू होते हैं तो उसको टोटोलॉजी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, बस इतना ही बात है यहाँ पे। इसके आगे आपको मतलब हम आगे का कंडीशंस और एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि हम इसको एक अच्छे से क्वेश्चंस के माध्यम से यदि समझने की कोशिश करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। अभी तो इसमें बेसिक बात इतना ही है कि फॉल्सी का मतलब सारे फॉल्स होते हैं और टोटोलॉजी का मतलब सारे ट्रू होते हैं। बस इतना सा बात याद रखना बच्चों आपको। ठीक है, आप पहले एक बार इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ये आपके पास एक ऐसा टॉपिक्स है जिसमें कुछ लॉज होते हैं,
कुछ लॉज का मतलब क्या, हमारे पास जैसे एसोसिएटिव लॉ, कम्युटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ, ऐसे कुछ लॉज है। ये बेसिक रूल्स है, आपने सेट एंड थ्योरी में भी ये चीज पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। इसी चीज को एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। अब बोलेंगे क्या ये पढ़ना जरूरी है क्या, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बच्चों, आपको जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। 3 टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला बात लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है। यदि लैंग्वेज के फॉर्मेट में बात करा जाए, ठीक है, तो बस लैंग्वेज को अच्छे से समझ में लगनी चाहिए, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उस बातों पे फोकस करना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं। दूसरा, आपके पास सिंबॉलिक फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं। ये जो सिंबॉलिक फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको 2 मेथड होता है सॉल्व करने का। 2 मेथड का मतलब मैं ये बोलूंगा, नंबर 1 मेथड ट्रूथ टेबल होती है और नंबर 2 मेथड अलजेब्रिक मेथड होती है। तो आप बोलेंगे ट्रूथ टेबल बनाने में सर टाइम लगता है, या टाइम लगता मतलब स्पेस भी ज्यादा लगती है, या हो सकता है कि यदि कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया जाए, ट्रूथ टेबल काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो सर हर एक क्वेश्चन को ट्रूथ टेबल से ही करना जरूरी है क्या, मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक अल्टरनेटिव मेथड मिल जाता है यहाँ पे। यदि आप अलजेब्रिक मेथड समझ लेते हैं, ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, इसमें क्या लॉज होती है, इसको यदि आप समझ लेते हैं तो ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। और आपको जहां पे क्वेश्चंस मान लीजिए ट्रूथ टेबल कंप्लीट करने में 1 मिनट लग रहा था, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन से आप 30 सेकंड में क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आपको ट्रूथ टेबल कंप्लीट करने में 2 मिनट मान लीजिए टाइम लग रहा है, तो ये 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड 45 सेकंड के अंदर में आप इस मेथड से कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स लॉ लेके आया हूं, इसके बारे में समझते हैं एक एक करके। नंबर 1 में जैसे कम्युटेटिव लॉ, ये बिल्कुल बकवास टाइप का लॉ है, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ ही नहीं है। जैसे यही बात हो गया ना सर कि 2 + 3 और इक्वल टू 3 + 2, ये क्या बात हुआ, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, इसमें कौन सा नया बात है। तो बस आप इसी को एक रूल बोल देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी उसी चीज को मानते हैं और इससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो आप भी एक्सेप्ट करिए चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। क्या है यहाँ पे, जैसे देखो P और आपके पास Q लिखा हुआ, तो यहाँ पे बोला गया कि ये और ये दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे क्या है, Q और P, क्या ही दिक्कत है। मान लीजिए कि 2 सेट्स होता था, हम लोग पढ़ते थे A यूनियन B की बात करते थे। आपसे ये बोला जाए कि यदि A यूनियन B और B यूनियन A में कोई डिफरेंस है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं है सर, ये तो सेम ही बात थी। A यूनियन B बोला जाए या B यूनियन A बोला जाए, तो क्या ऐसा भी कोई लॉ होता है क्या, हाँ है, एक नाम दिया गया, अभी बस इतना ही समझ कि नाम है एक कम्युटेटिव लॉ। ऐसा नहीं कि इसको रटने की जरूरत है, बस आपको एक बार थ्रू आउट देख लेना है, एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेंगे, एक बार नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, बस इतना ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे एंड के केस में होगा, आपने पढ़ा है कि आप सेट थ्योरी में A इंटरसेक्शन B की बात, तो A इंटरसेक्शन B बोलो या B इंटरसेक्शन A बोलो, दोनों तो सेम ही मीनिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जैसे बात कर ले यहाँ पे कि P आपके पास एंड Q, तो Q एंड P हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बताइए। ये तो बहुत ही मतलब इजी वाला लॉ था, कोई दिक्कत नहीं। अगला, सारे लॉ इजी है, आपको ये क्या सारे लॉ इजी, बस आप एक बार देखिए। तो आगे देखिए एसोसिएटिव लॉ, बस नाम है, आपको इस नाम पे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि इस नाम से आपके क्वेश्चंस आने वाले, नहीं, बस इतना एप्लीकेशन चाहिए। कभी मान लीजिए इस तरह का बात है ऐसे लिख लेते, या इस तरह का बात है तो ऐसे लिख लेते, बस इतना ऐसा बात है। आप यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव में क्या है कि आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होती है। आपके पास क्या है कि P, Q और R, आप सेट्स में भी पढ़ा था ऐसा कुछ, आपको याद होगा बच्चों कि आपने पढ़ा होगा A यूनियन B यूनियन C करके, ठीक है। आपने पहले B और C का यूनियन लगाया, उसके बाद A के साथ यूनियन लगाते थे। इसको आप कैसे लिखते थे, इस पार्ट को आप ऐसे लिखते थे A यूनियन B, पहले मैं इसके साथ यूनियन लगा दूंगा, बाद में C के साथ लगा दूंगा। तो क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। 2 + 3 + 5 मान लीजिए ऐसा है। अब बोलेंगे फाइनल रिजल्ट कितना, तो आप यहाँ पे क्या बोला, 3 + 5 8 + 2 10 हुआ। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, आप बोलेंगे 2 + 3, ठीक है, अब +5, क्या कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बताइए, नहीं ना। तो इस तरह का जो लॉ होता है वही होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, बस इतना इजी वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत था आपको, इस नंबर के साथ आप बेहतर कनेक्ट हो पा रहे होंगे। 2 + 3 + 5 करके मैं पहले 3 + 5 को ऐड करा, बाद में 2 को ऐड करा, या आप ऐसे बोल सकते थे मैं पहले 2 और 3 को ऐड करा, बाद में 5 को ऐड करा, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे कोई लॉ होते हैं क्या, हाँ नाम दिया गया है, एक एसोसिएटिव लॉ है, तो ठीक है, आप भी एक्सेप्ट करो इस चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार थ्रू आउट देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे कि आपके पास P और Q और R है, तो मैं ये दोनों में पहले यहाँ पे और लगाया गया, मैं पहले P और Q में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड के केस में भी बात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहाँ पे Q और एंड R है, आप क्या बोल सकते थे,
P एंड Q पहले लगा लीजिए, बाद में R के साथ आप ऑपरेशंस लगा लेना। ऐसा आपके पास एक लॉ बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं आप, एसोसिएटिव। ये आपके पास क्या था, कम्युनिकेटिव लॉ। नंबर थर्ड में देखिए मल्टीप्लाई करने वाला एक रूल होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करना क्लियर, नाम से ही क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, ये बातों को आपको यहां पे समझाता हूं। मान लो कि आपके पास ऐसा होता था कि A यूनियन B यूनियन C करके इस तरह से लिखे जाते थे बहुत बार। या आप चेंज भी कर सकते हैं, एक बार यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा लो, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा लो। और ये वाला जो ऑपरेशन था आपको एग्जैक्टली याद आया होगा कि हम ये चीज तो सेट थ्योरी में पढ़े थे सर। यहाँ क्या नया बात है, नया कुछ भी नहीं, कुछ भी नया नहीं, बस आपको ये सिंबल्स यूनियन इंटरसेक्शन के बदले में और एंड है, वहां पे एबीसी आपके पास होता था, यहाँ पे पी क्यू आर स्टेटमेंट होती है, बस इतना सब बात है बच्चों। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये देखिए आपके पास क्या बोला कि ये पी पहले क्यू के साथ यहाँ पे एंड आया, फिर ये वाला सिंबल्स और पी आर के साथ भी जाने वाला है। देखिए एक बार थ्रू और देखिए इस चीजों को सेट्स के साथ रिलेट करने का कोशिश करिए, बिल्कुल इजी लगने लगेगा आपको। यहाँ पे देखो बच्चों पी और क्यू है, पहले इसको कनेक्ट करा, यहाँ पे इसको कनेक्ट करा, उसके बाद पी और आर को कनेक्ट करा। बीच में सिंबल्स क्या होने वाले थे, एंड वाला सिंबल्स होने वाले थे। यहाँ पे देखिए बच्चों पहले आपके पास पी और क्यू को रिलेट करेंगे, उसके बाद पी और आर को रिलेट करेंगे, बीच में सिंबल्स क्या होने वाला, ये वाला सिंबल्स यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी और क्यू ये वाला पार्ट आपके पास है, और ये जो पी और आर है यहाँ पे लिखा गया, बीच में यहाँ पे क्या होने वाला, ये वाला सिंबल्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला सिंबल्स यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये वाला सिंबल्स यहाँ लिखते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लो यहाँ पे कौन सा सिंबल्स लिखते हैं, ये वाला। ठीक है, नो कि ये वाला लिख देंगे आप, गलत हो जाएगा। ये वाला सिंबल्स लिखते हैं, यहाँ पे क्या था और, तो यहाँ पे और, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे और है तो यहाँ पे और होता है। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करिए और बस एक बार थोड़ा सा सेट से रिलेट करने की कोशिश करो ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसमें कुछ बाकी है ही नहीं, कुछ करने को नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे इसका एप्लीकेशंस क्या मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूं ना, वेट करिए, पहले आप ये सब पढ़िए। मैं जब क्वेश्चंस का सेशन करूंगा तो उसमें आपको ये सब बहुत ही बेहतर वे में समझ में लगेगा। ठीक है, आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मेथड से यदि आप करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग तो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। ट्रूथ टेबल में करते हैं तो थोड़ा तो स्पेस भी चाहिए पहली बात, तो उसके बाद यदि आपको उसमें अच्छा प्रैक्टिस नहीं है तो गलत होने का भी चांसेस होता है। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन आप यदि थ्रू आउट पढ़ा है, आप मेरा लेसन यदि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अभी तक देखा है और ये पार्ट 7 मतलब एक एक करके देखा, मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करके यहाँ पे बताया हूँ, पूरा डिटेल मैथमेटिकल रीजनिंग का कोर्स आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक एक वर्ड के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ करवाया हूँ चीजों को। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो पीछे वाला वीडियो जाके देखिए कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड आज आपका ये पार्ट 7 लेसन है। ठीक है, और यदि अभी तक बच्चों आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी सेशन आपके सामने लेके आने वाला हूं सबसे पहले आप तक मिले और आपको इसका बेनिफिट हो। ये जो आप जेईई मेंस 2022 का मतलब टारगेट लेके चल रहे हैं, इसमें आप बेहतर से बेहतर कर पाए बच्चों। बस मैं आपके लिए बस यहाँ पे कुछ सेशन लेके रेगुलर वे में आता रहता हूं, तो आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। चलिए दोस्तों, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे का रूल और बता रहा हूं। अगला लॉ मैं आपके सामने लेके आया हूं, देखिए ये आइडेंटिटी लॉ होती है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, आइडेंपोटेंट के बारे में बात करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने आइडेंटिटी लॉ को डिस्कस करने वाला हूं। ये क्या होता है, आपके पास एक ट्रू है और एक आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है, दोनों में आपके पास और लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होने वाला है, आप क्या बोलने वाले, इसका मीनिंग आप इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि ट्रू आपका है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मैं आपको क्या बोला कि ये आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है, ये कोई ट्रू है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और लिखने से ये जो कंप्लीट रिजल्ट होगा ये ट्रू के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ट्रू आपके पास है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 2 में P आपके पास एंड ट्रू की बात बोला है, P एंड ट्रू आपके पास ये किस पे डिपेंड करने वाला, ये पूरा पार्ट आपके पास P के ऊपर डिपेंड करने वाला। P क्या है तो यहाँ पे P हो जाता है बच्चों। ठीक है, आप डायरेक्ट वे में याद रख सकते हैं, कोई नहीं, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं इस चीजों को। और एक और तरीका मैं बता रहा हूं, यदि आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है ये सब चीजों में, तो आप सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम कौन सा, सेट्स थ्योरी का।
सेट एंड थ्योरी में आपने वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस करा और बहुत इजी भी लगता था शायद आपको। यदि आप उस मेथड से भी इस चीजों को लिंक करने की कोशिश करते, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करते तो बहुत आसान लगने लग जाएगा चीजें फिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 3 में देखिए P और आपके पास यहाँ पे फॉल्स है तो ये क्या आपके पास हो जाएगा, P हो जाएगा। P एंड फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में इसको स्टार लगा रहा हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके यूज डायरेक्ट वे में आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट वे में। बाकी के नहीं मिलते क्या, बाकी के भी मिलते लेकिन इसके कुछ ज्यादा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला मैं बात करता हूं कंप्लीमेंट लॉ के बारे में बच्चों। यहां पे देखिए कंप्लीमेंट लॉ में P और नेगेशन ऑफ P के बारे में पूछा गया। आपके पास एक P है और इस P का मतलब यहाँ पे डेनियल स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या बोला, और के बारे में बात करा तो क्या हो जाता है, ये रिजल्ट आपका ट्रू हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि P एंड नेगेशन ऑफ P के बारे में पूछा गया तो आप यहाँ पे क्या बोलने वाले, ये फॉल्स हो जाता है। ये दोनों का भी यूजेज आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला देखिए आपके पास कोई एक फॉल्स स्टेटमेंट है, उसमें यदि हम डेनियल लगा दे, नेगेशंस लगा दे तो वो ट्रू हो जाता है, या कोई ट्रू है उसमें हम नेगेशंस लगा दे तो वो क्या हमारा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते थे कि कोई भी एक स्टेटमेंट है उसको 2 बार नेगेशंस लगाने पे आपके पास वही ओरिजिनल वाला चीज है, रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीमेंट लॉ में आ जाते हैं ये सब चीजें। अगला देखिए आइडेम्पोर्टेंट लॉ। यहाँ पे क्या है कि P और आपके पास P लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे, P ही तो होने वाला, और क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एंड P एंड P में आप क्या बोलने वाले, P ही तो होने वाला। ये सिंपल सा चीजें होती है, आप ऐसे भी समझते हैं चीजों को। ठीक है, आपके पास जैसे A यूनियन A के बारे में पूछा जाता है, A ही तो बोलेंगे। A इंटरसेक्शन A के बारे में पूछा जाता है, आप तो A ही तो बोलेंगे। तो यही हमारा आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ऐसा कोई लॉ होता है क्या? ठीक है, नाम दिया गया है आपको, इस नाम से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस इस तरह का चीजें कहीं पे आ जाए तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि क्या लिखने वाले क्या करेंगे वो नहीं होना चाहिए, आपको डायरेक्ट वे में पता होना चाहिए, बस इतना बात है। अब लास्ट में देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ, इसका भी बहुत ही यहाँ पे यूजेज देखने को मिला है कि जब आप मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डी मॉर्गन्स का कंसेप्ट देखने को मिल जाता है। कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, बोलता है कि इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। नेगेशन का मतलब आपके पास मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट था यहाँ पे P और Q, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए यदि हम इसका नेगेशन लगा दे तो नेगेशन P, यहाँ पे जो और का सिंबल था एंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और का सिंबल एंड में कन्वर्ट हो जाता है, यदि एंड का सिंबल है तो ये और में कन्वर्ट हो जाता है। ये डी मॉर्गन्स के सबसे बेसिक बात ही है। ठीक है, आप इस थियोरी को आप सेट रिलेशंस में भी आपने पढ़ा है, वहां पे आप ऐसे पढ़ते थे। आपको मैं याद दिला दूं, यदि आपको याद नहीं है तो आपके पास ए यूनियन बी आपका यहाँ पे कंप्लीमेंट हुआ करता था। यदि इस कंप्लीमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे लिखते थे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के जैसा कुछ, याद होगा बच्चों आपको। इस तरह का कुछ रिजल्ट आप वहां पे पढ़ते थे। यदि आपके पास यूनियन है तो इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये चीजें सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इसके नेगेशंस के बारे में बात करते हैं। नेगेशन लगने से P और Q में तो नेगेशन तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में यूनियन वाला पार्ट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन वाला पार्ट यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए इसमें कितना स्टार लगाया हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है थ्रू आउट, लेकिन डी मॉर्गन्स से ज्यादा क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी हो रहा है। इसके बाद आप कोई भी मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ भी थ्योरी नहीं बचा, मैं एक एक करके कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। अभी तक हमारा टोटल 7 लेसन हो गया है, 7 पार्ट्स में मैं डिस्कस कर रहा हूं। आपने यदि अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलता हूं को कि नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट वीडियो देखिए, एक बार नोट्स बनाइए। और इससे ज्यादा यदि आप बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में और भी कुछ होता है क्या, मैं बोलूंगा नथिंग, इसके आगे कुछ है ही नहीं। ये कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करा गया है। अब मैं आपके सामने अगले सेशन में मतलब आपको प्रीवियस ईयर का मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस। तो बच्चों आप पहले ये एक बार अच्छे से थ्रू आउट पढ़ लीजिए थ्योरी पार्ट, यदि आपको क्लियर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चंस पूछता है क्या, सच में आसान होगा। लेकिन आसान कब होगा, जब आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक का कंप्लीट लेसन देखा है, नोट्स कंप्लीट करा है, फिर आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। आप इस तरह का कंटेंट आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें यहाँ पे देने की कोशिश करा मैं, और यदि आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आगे इसके आगे भी और कुछ होता भी है।
ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लेसन में मैं आपको यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। मैं अगले लेसन में मैं आपको प्रीवियस ईयर के सेट्स लेके आऊंगा। पहले 21 के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर 20 का, 19 का, 18 का, आपके पास 17 का, 16 का, जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है मैं अपने टाइम के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखता हूं कि जितना भी क्वेश्चंस मैं आपसे करा पाऊं वो कराने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो आप अगला सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, उसको आप मिस मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं सर। क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ता है। जो अभी तक थ्योरी पढ़ा है, आप यदि मेरा सेशन देखते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट वे में वही बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको शॉर्टेस्ट तरीका से करते हैं। आप बहुत सारे वीडियो देख लेंगे, बहुत सारा जगह पे आप पढ़ लोगे चीजें, लेकिन उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं इसको एक अलग ही तरीके से, मैं अपना एक शॉर्ट ट्रिक से, ये बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। विद इन 1 मिनट या उससे भी कम टाइम में कोई भी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए मैं यहीं पे लेसन को समाप्त करने वाला हूं। ठीक है, बाय बाय।